लेकिन तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है, स्टेट है, जहां पे पहली बात तो यह है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी स्थापन करने की हिम्मत ही नहीं करता। अगर स्थापन कर भी दी रजनीकांत जैसे ने, तो वो चुनाव आने से पहले अपनी पार्टी को बर्खास्त कर देता है। तो वही हाल कमल हसन का भी है। तो ये दोनों एक्टर फेल हो जाने के बाद फिर आरएसएस बीजेपी वाले तो चुप बैठने वाले नहीं थे, वो तो खोद रहे थे। तो इस बार उन्होंने जो अनुभव लिया, रजनीकांत से अनुभव लिया, कमल हसन से अनुभव लिया, और फिर आरएसएस बीजेपी को ये लगा कि जो नैरेटिव हमने पूरे देश में जो फैलाया था, कौन सा नैरेटिव, कि तमिलनाडु की जनता सिनेमा की दीवानी है, हीरो लोगों की दीवानी है, ये जो नैरेटिव है ये झूठ है। अगर तमिलनाडु की जनता सिनेमा की दीवानी होती, एक्टर लोगों की दीवानी होती, तो आज विजय की जगह पर रजनीकांत चीफ मिनिस्टर होता या कमल हसन चीफ मिनिस्टर होता। साथियों नमस्कार। आज हमारे गेस्ट हैं प्रोफेसर श्रावण देवरे सर। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करेंगे और बातचीत करेंगे जिस तरह तमिलनाडु में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, देखा जाए तो जिस तरह टीवी के जो नई पार्टी है उसका उदय हुआ 2024 में और 26 में उसकी सरकार बन जाती है। विजय थालापति अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है वो शपथ भी ले लेते हैं और कार्यभार भी संभाल लेते हैं। देखने को ये मिलता है कि जिस तरह बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट है, यहाँ तक हमारे साथ जो गेस्ट हैं प्रोफेसर देव सर, वो बात किया करते थे कि पेरियार मॉडल ही है जो पूरे देश भर में जो ब्राह्मणवादी या मनुवादी जो विचारधारा है उसकी तोड़ है। कहीं न कहीं लोगों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो टीवीके है, जो विजय थालापति हैं, उनकी जो पार्टी है तमिलनाडु में कहीं न कहीं बैकडोर से आरएसएस ने एंट्री करवाई है। तो इस पर भी हम सर से जानेंगे क्या राय है सर की। क्या कहेंगे सर, जिस तरह तमिलनाडु में आपने देखा कि पेरियार की जो विचारधारा है, उसके विपरीत में देखा जाए तो थालापति जी कहते हैं कि पेरियार मॉडल और अम्बेडकरवादी विचारधारा बात करते हैं, लेकिन क्या लगता है कि सर ये लागू कर पाएँगे जो स्टालिन जी जो काम कर रहे थे, क्या कहेंगे आप? नहीं, तमिलनाडु में अभी जो हुआ है वो कोई पहली बार नहीं हुआ। इतिहास में तो बहुत बार हो गया है, लेकिन अभी जो हम जब से डेमोक्रेसी में आए हैं 1947 के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में, ये कोई पहली बार हुई बात नहीं है। सबसे पहले तो अ, ये बिहार में हुआ। देखो, जब भी कोई जाति के खिलाफ काम करने वाली सरकार हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो फुले अम्बेडकरवादी हो, या चाहे वो पेरियारवादी हो, तो जाति व्यवस्था के खिलाफ या ब्राह्मणवाद के खिलाफ काम करने वाली कोई भी पार्टी सत्ता में अगर आई है, तो उसे तोड़ने की कोशिश ब्राह्मणवादी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, आरएसएस, ये करते हैं। तो हम कई बार देख चुके हैं कि जो मंडल युग आया है भारत में, ये मंडल युग ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए आया है, और ये सब जानते थे। सबसे पहले तो आरएसएस वाले जानते थे कि अगर मंडल कमीशन लागू हो गया तो ओबीसी जागरूक हो जाएंगे, और ओबीसी अगर जागरूक हो गए तो उनको निपटना बहुत मुश्किल होगा, और जाति व्यवस्था के खिलाफ जो आंदोलन है वो बढ़ेगा, और ब्राह्मणवाद को खत्म करेगा। ये डर तो ब्राह्मणों के दिल में था, इसलिए उन्होंने मंडल कमीशन आने से पहले ही जनता पार्टी का जो सरकार था वो गिराया था 1979 में। फिर बाद में 10 साल के बाद वीपी सिंह की सरकार गिरा दी मंडल कमीशन के खिलाफ। तो 2 सरकारें तो केंद्र सरकार की गिरा दी, और कई राज्य सरकारें मंडल कमीशन या ओबीसी आरक्षण के विषय पर उन्होंने सरकारें उन्होंने तोड़ दी है। जैसे कि गुजरात के सोलंकी कांग्रेस के थे, वो चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लाया और उनकी सरकार उन्होंने खत्म कर दी। तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दोनों ब्राह्मणवाद के 2 पार्टीज है, और
वो जाति व्यवस्था के खिलाफ कोई सरकार या कोई पार्टी वो सहन नहीं करते। तो बिहार में मंडल कमीशन आने के बाद बिहार में और यूपी में ओबीसी इतना जागरूक हो गया कि वहां पे ओबीसी की पार्टी आ गई, लालू जी की राष्ट्रीय जनता दल और मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी। और ये दोनों मंडलवादी पार्टी ओबीसी पार्टी होने की वजह से आरएसएस उनके खिलाफ था। और ये दोनों नेता जो थे, लालू जी और मुलायम जी, ये भी दोनों आरएसएस बीजेपी के खिलाफ तब भी थे, आज भी है। और सबसे ज्यादा बड़ा काम तो लालू जी ने किया है, जिन्होंने संघ बीजेपी का राम रथ जो है वो रोकने का काम किया, उस राम रथ को तोड़ने का काम किया लालू जी ने। वो तो बहुत सबसे बड़ा काम किया, देश में ऐसा काम कोई कर नहीं सकता था। तो ये दोनों नेता जो थे, लालू मुलायम जी, ये दोनों आरएसएस के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ और जाति व्यवस्था खत्म करने की दिशा में जाते हुए नेता है। तो इनको खत्म करना बहुत जरूरी था, इसलिए बिहार में सबसे पहले उन्होंने लालू के ही पार्टी के रामविलास पासवान, जो दलित नेता है, जिन्होंने मंडल कमीशन के लिए भी बहुत काम किया, रामविलास पासवान जी ने। उस वक्त लालू जी, रामविलास पासवान जी और मुलायम जी ये बहुत अग्रसर थे मंडल कमीशन के आंदोलन में। लेकिन फिर भी लालू जी को खत्म करने के लिए बीजेपी ने, आरएसएस ने रामविलास पासवान जी का दुरुपयोग किया। और जो राष्ट्रीय जनता दल की जो दलित वोट बैंक थी, तो दलित वोट बैंक तोड़ने के लिए रामविलास पासवान जी को तोड़ लिया लालू जी की पार्टी से। और फिर उसके बाद में नीतीश कुमार आए, और नीतीश कुमार को भी उन्होंने, आरएसएस बीजेपी वालों ने लालू जी से अलग कर दिया। और आज पोजीशन ये है कि आरजेडी सत्ता से बाहर है। उसी तरह मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश में मंडलवादी सरकार चला रहे थे। फिर मायावती जी आई, पहले तो उनकी बहुत अच्छी जम रही थी और सत्ता में भी आई थी, लेकिन बाद में उनमें जो क्लैशेस हुए उसकी वजह से मायावती अलग हो गई और आरएसएस बीजेपी के साथ चली गई। और आरएसएस बीजेपी के साथ चली जाने की वजह से दलित वोट बैंक जो है वो ओबीसी वोट बैंक से अलग होने के कारण अभी मुलायम सिंह की पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, वो भी सत्ता से बाहर है। ये दो उदाहरण के बाद तीसरा उदाहरण हमारा तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में स्वामी पेरियार के विचार को स्वीकार करके तमिलनाडु की जनता जो है वो एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सभी जो नॉन ब्राह्मण रिलीजन और नॉन ब्राह्मण कास्ट जो है तमिलनाडु में, वो सभी बहुजन और सभी गैर ब्राह्मण धर्मों के लोग स्वामी पेरियार की विचारधारा को मानते हुए वो जो पार्टी थी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, इसको सत्ता में उन्होंने बिठाया। और फिर बाद में वो भी टूटकर दो खेमों में बढ़ गई, अन्ना डीएमके। लेकिन अन्ना डीएमके ये पार्टी भी, चाहे रामचंद्रन ओबीसी हो या ना हो, चाहे वो दलित हो ना हो या हो, वो तो जमींदार थे, लेकिन फिर भी उनको एक मालूम था कि अगर तमिलनाडु में पॉलिटिक्स करना है तो हमें स्वामी पेरियार और ओबीसी इन दोनों समाज घटकों से दूर हम नहीं जा सकते। अगर दूर चले गए तो सत्ता में नहीं आएंगे। तो इसलिए रामचंद्रन जी एससी, एसटी, ओबीसी ना होते हुए भी, क्षत्रिय होते हुए भी, जमींदार होते हुए भी वो स्वामी पेरियार जी को मानते थे और उनकी विचारधारा के आधार पर वो अपने अन्ना डीएमके पार्टी चलाते थे। इसलिए वो भी बहुत बार उसकी पार्टी भी सत्ता में आई। जयललिता उनकी जो बीवी थी वो ब्राह्मण थी, लेकिन उसको भी मालूम था कि मैं अगर ब्राह्मण भी हूँ, लेकिन अगर तमिलनाडु में सत्ता में आना है तो स्वामी विचारधारा स्वामी पेरियार जी की जो है वो उससे हम दूर नहीं जा सकते। तो उन्होंने भी स्वामी पेरियार जी की विचारधारा को स्वीकार किया। और इस तरह से डीएमके, एआईडीएमके दोनों पार्टीज, कभी डीएमके कभी एआईडीएमके सत्ता में आते थे। और दोनों पार्टीज की वजह से तमिलनाडु में
कांग्रेस पूरी खत्म हो गई। आरएसएस को वहां एंट्री करने को भी नहीं मिली तमिलनाडु में, और बीजेपी तो बड़ी मुश्किल से अन्ना डीएमके की वजह से एक एमएलए चुन के आया है। तो देखो, तमिलनाडु में आरएसएस की विचारधारा खत्म हो गई है। खत्म हो गई मतलब वो वहां पे चली ही नहीं, वहां पे आई नहीं, चली ही नहीं, तो खत्म करने का सवाल ही नहीं। तो आरएसएस की विचारधारा वहां काम नहीं कर सकती, ब्राह्मणवादी विचारधारा काम नहीं कर सकती, कांग्रेस, भाजपा, ये दोनों पार्टीज वहां पे काम नहीं कर सकते, और सिर्फ स्वामी पेरियारवादी विचारों की जो पार्टी है डीएमके और अन्ना डीएमके, यही दोनों पार्टीज काम करते थे। तो ब्राह्मणवादी लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि कैसे ही इस पार्टी को तोड़ा जाए। ये जो दोनों पार्टी है, एआईडीएमके और डीएमके, इनको तोड़ने के बाद ही हम तमिलनाडु में ब्राह्मण राज ला सकते हैं। तो उन्होंने एक नैरेटिव चलाया पूरे देश में। क्या नैरेटिव चलाया शुरू में, कि तमिलनाडु की जनता जो है, ये सिनेमा एक्टर जो है, हीरो, सिनेमा के हीरो एक्टर, इनके दीवाने हैं, सिनेमा के दीवाने हैं तमिलनाडु की जनता। तो ये नैरेटिव उन्होंने पूरे देश भर में फैलाया, और नैरेटिव फैलाने के बाद उन्होंने पहले रजनीकांत को उठाया, रजनीकांत को तैयार किया कि भाई तुम यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी स्थापन करो, हम आपको सब मदद करेंगे, और आप बहुत लोग आपके बहुत दीवाने हैं, और आप जब पॉलिटिकल पार्टी स्थापित करेंगे तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़ जाएंगे, और डीएमके की सत्ता को हम खत्म कर देंगे। तो रजनीकांत शुरू में तैयार हो गए, उन्होंने पार्टी स्थापन की, बहुत सारे करोड़ों रुपए आरएसएस बीजेपी के तरफ से आए थे, वो खर्चा करके लोगों में बांटना। मतलब क्या, पैसे बांटो और वोट लो, यही अभी चल रहा है। लाडली बहन हो या कोई भी हो, ये सभी योजनाएं ऐसे ही है, पैसे बांटो और वोट लो। तो रजनीकांत ने करोड़ों रुपए लोगों में बांटे मदद के नाम से। कोई लूला लंगड़ा है उसको मदद की, कोई बीमार है उसको मदद की। तो इस तरह से उन्होंने करोड़ों रुपए बांटकर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की। लेकिन पार्टी स्थापन करने के बाद पहला ही जो चुनाव था 2021 में, उस चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी भी बर्खास्त कर दी, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी बर्खास्त कर दिया, और कहा कि मैं पॉलिटिक्स कभी नहीं करूंगा। तो हो सकता है रजनीकांत को मालूम हो गया होगा कि ये ब्राह्मणवादी षड्यंत्र है और ये हमें यूज कर रहे हैं, इस तरह से उसको समझ में आया होगा। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा एक कारण ये हो सकता है कि तमिलनाडु में उसके कास्ट की कोई वोट बैंक नहीं थी, उसकी जाति की कोई वोट बैंक नहीं थी। तो उन्होंने ये भी सोचा होगा कि मेरे पीछे देखो, लोग तो हीरो करके मेरे दीवाने हैं, लेकिन ये वोट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर जाति के लोग हैं तो वो करते हैं वोट, लेकिन जाति के नहीं हैं और सिर्फ सिनेमा के दीवाने हैं, हीरो के दीवाने हैं, इसलिए वोट करेंगे या नहीं करेंगे। तो उनको लगा कि ये बहुत खतरनाक खेल हो सकता है, इसलिए उन्होंने पॉलिटिक्स से तौबा कर ली और एक भी चुनाव वो नहीं लड़ सके। फिर उसके बाद में आरएसएस बीजेपी ने कमल हसन को तैयार किया, क्योंकि कमल हसन भी बहुत बड़े एक्टर थे। देखो, रजनीकांत भी बहुत बड़े एक्टर है, सुपरस्टार है, और बॉलीवुड ने उनके साथ जो फिल्में बनाई वो भी पूरे देश में लोकप्रिय हो गई। तो रजनीकांत इतने बड़े सुपरस्टार बन गए कि वो तमिलनाडु के नहीं, पूरे देश के सुपरस्टार हो गए। वैसे ही कमल हसन तमिलनाडु में लोकप्रिय थे, तमिलनाडु की जनता उसके लिए दीवाने थी। लेकिन जब बॉलीवुड की फिल्में उन्होंने की तो पूरे देश में वो भी सुपरस्टार बन गए, कमल हसन। तो देखो, ये दोनों बड़े एक्टर, रजनीकांत फेल हो गए और कमल हसन ने पॉलिटिकल पार्टी स्थापन की है, लेकिन आज तक वो कोई म्युनिसिपैलिटी का चुनाव भी नहीं लड़ सके। मतलब वो चुनाव की राजनीति में डरते हैं कि उनको मालूम है कमल हसन को कि यहाँ पर मेरी कोई वोट बैंक नहीं है, मेरी कोई कास्ट की वोट बैंक नहीं है, तो लोग मुझे वोटिंग नहीं करेंगे और ये
पॉलिटिक्स में जो चुनाव का जो पॉलिटिक्स है उससे ये तमिलनाडु में ये सब लोग डरते हैं। देखो तमिलनाडु को छोड़कर पूरे देश में कहीं भी छोटी बड़ी पार्टी स्थापन हो सकती है। छोटी बड़ी पार्टी स्थापन होने के बाद चुनाव भी लड़ सकती है, लेकिन तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है, स्टेट है, जहां पे पहली बात तो यह है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी स्थापन करने की हिम्मत ही नहीं करता। अगर स्थापन कर भी दी रजनीकांत जैसे ने, तो वो चुनाव आने से पहले अपनी पार्टी को बर्खास्त कर देता है। तो वही हाल कमल हसन का भी है। तो ये दोनों एक्टर फेल हो जाने के बाद फिर आरएसएस बीजेपी वाले तो चुप बैठने वाले नहीं थे, वो तो खोद रहे थे। तो इस बार उन्होंने जो अनुभव लिया, रजनीकांत से अनुभव लिया, कमल हसन से अनुभव लिया, और फिर आरएसएस बीजेपी को ये लगा कि जो नैरेटिव हमने पूरे देश में जो फैलाया था, कौन सा नैरेटिव, कि तमिलनाडु की जनता सिनेमा की दीवानी है, हीरो लोगों की दीवानी है, ये जो नैरेटिव है ये झूठ है। अगर तमिलनाडु की जनता सिनेमा की दीवानी होती, एक्टर लोगों की दीवानी होती, तो आज विजय की जगह पर रजनीकांत चीफ मिनिस्टर होता या कमल हसन चीफ मिनिस्टर होता। तो आरएसएस बीजेपी ने देख लिया कि तमिलनाडु की जनता सिनेमा की दीवानी नहीं है, तमिलनाडु की जनता तो स्वामी पेरियार की दीवानी है, स्वामी पेरियार की दीवानी है। और स्वामी पेरियार को अगर हम, तो हमें देखो डीएमके, एआईडीएमके ये तो पॉलिटिकल पार्टी है, इनके खिलाफ लड़ने से कुछ काम नहीं बनेगा। ये जब तक स्वामी पेरियार की विचारधारा तमिलनाडु में है, तब तक हम डीएम को भी खत्म नहीं कर सकते, एआईडीएम को भी खत्म नहीं कर सकते, और तमिलनाडु में कभी भी ब्राह्मण राज नहीं ला सकते। ये आरएसएस बीजेपी के ध्यान में आया और फिर उन्होंने सोचा कि हमें डीएमके के खिलाफ नहीं लड़ना, हमें एआईडीएमके के खिलाफ नहीं लड़ना, क्योंकि वो भी तो कोशिश पहले उन्होंने कर ली थी। देखो दिल्ली से बीजेपी की सरकार ने दिल्ली से ईडी का एक ऑफिसर चेन्नई में भेजा, वहां की डीएमके पार्टी के एमएलए को तोड़ने के लिए। उन्होंने 5 एमएलए पर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, और फिर उनकी इंक्वायरी करने के कारण दिल्ली से वो ईडी का ऑफिसर चेन्नई में आया और ये कोशिश करता रहा कि ये जो 5 एमएलए, कम से कम ये 5 एमएलए ये तो बीजेपी में आ जाए। तो ये दबाव वो बनाने लगा 5 एमएलए पर कि भाई तुम अगर बीजेपी में आ गए तो तुम्हें हम छोड़ देंगे, आपको कोई ईडी वगैरह कोई त्रासदी नहीं होगी। तो जैसे ही स्टालिन को पता चला कि ये ईडी ऑफिसर पार्टी के एमएलए को तोड़ने के लिए आया है, तो स्टालिन ने क्या किया, स्टालिन ने उस ईडी के ऑफिसर को उठाया और जेल में डाल दिया। देखो ये बहुत बड़ी बात है, कोई भी चीफ मिनिस्टर ये नहीं कर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने भेजा हुआ कोई भी ऑफिसर, क्लास 1 या सुपर क्लास 1 ऑफिसर, उसको जेल में डालने का काम कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता, लेकिन स्टालिन ने किया और उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं दी। इस पर कोई प्रतिक्रिया दिल्ली सरकार ने नहीं दी। वो चुपचाप उन्होंने विनती की स्टालिन साहब को, अरे भाई स्टालिन साहब उनको छोड़ दो, हम उनको वापस ले लेते हैं। तो दिल्ली की सरकार तमिलनाडु की सरकार को बहुत डरती है, और ये आज से नहीं है, ये तो 1951 से डरती है। 1951 में जब मद्रास हाईकोर्ट ने संविधान में जो आरक्षण का कानून है दलित और आदिवासी के लिए, वो कानून को रद्द कर दिया था मद्रास हाईकोर्ट ने। मतलब पूरे देश के दलित आदिवासियों का आरक्षण मद्रास हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया था और बताया था कि संविधान में जो आरक्षण का जो कानून है ये भेदभाव करता है और ये संविधान के खिलाफ है, इसलिए ये संविधान में जो एक कानून है आरक्षण का, इसको हटा दो। तो ये सुप्रीम कोर्ट में गया आगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि मद्रास हाईकोर्ट ने जो बताया वो ठीक है, ये पूरे देश के दलित आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर दो। और फिर नेहरू सरकार उसकी तैयारी में लग गए थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पूरे देश का दलित आदिवासी का आरक्षण खत्म कर देना है। तमिलनाडु में
केवल दलित आदिवासियों को आरक्षण नहीं था। तमिलनाडु में संविधान के कानून की वजह से दलित ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता। तमिलनाडु में संविधान की वजह से दलित आदिवासी ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता। तमिलनाडु में दलित आदिवासी ओबीसी को आरक्षण मिलता है 1921 और 1927 के कानून के तहत आरक्षण मिलता है। संविधान के तहत आरक्षण नहीं मिलता तमिलनाडु की जनता को। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बाद कि पूरे देश में जो भी आरक्षण है वो खत्म कर दो, तो नेहरू सरकार भी वो आरक्षण खत्म करने की तैयारी में लग गए थे। तभी पूरे देश में केवल और केवल स्वामी पेरियार इन्होंने आंदोलन खड़ा किया, और ये आंदोलन इतना बड़ा था ये कम से कम 3 प्रदेशों में, 3 राज्यों में फैल गया था। स्वामी पेरियार जी का आंदोलन आरक्षण बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। देखो, स्वामी पेरियार ये संविधान के बहुत खिलाफ थे। उन्होंने संविधान के कुछ पन्ने भी जलाए थे मनुस्मृति के साथ, और कहा था कि ये जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है ये जाति व्यवस्था को बरकरार रखता है। संविधान के सभी जो कलम है ये जाति व्यवस्था के समर्थन में काम कर रहे हैं। इसलिए मैं संविधान में जो कुछ परिच्छेद है, आर्टिकल्स, उनको मैं जलाऊंगा। तो बहुत बड़ी सभा में उन्होंने संविधान के कुछ पन्ने जलाए थे मनुस्मृति के साथ। तो संविधान के खिलाफ होने के बावजूद स्वामी पेरियार जी संविधान को बचाने के लिए आंदोलन करने लगे, क्योंकि संविधान में जो आरक्षण के जो कानून थे वो अगर नहीं बचे तो पूरे देश के दलित आदिवासियों का आरक्षण खत्म होने वाला था। तो वो आंदोलन इतना बड़ा और इतना बढ़ता गया। तो उस वक्त नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, वो डर गए और उन्होंने सोचा कि अगर ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया तो पूरी कांग्रेस पार्टी भी खत्म हो जाएगी और फिर हमारा जो ब्राह्मण राज है वो भी खत्म हो जाएगा। इस डर से उन्होंने उस वक्त के जो वल्लभ भाई पटेल थे होम मिनिस्टर, उनको तमिलनाडु में भेजा स्वामी पेरियार जी से बात करने के लिए कि भाई जाओ उनसे बात करो और ये आंदोलन खत्म करो। तो वल्लभ भाई पटेल गए थे आंदोलन खत्म करने के लिए तमिलनाडु में। वो स्वामी पेरियार जी से भी मिले और स्वामी पेरियार जी और वल्लभ भाई पटेल इनमें जो बातचीत हुई, उस बातचीत से वल्लभ भाई पटेल कन्विंस हो गए और उन्होंने दिल्ली में आकर नेहरू जी को बताया कि नेहरू जी आप हमें संभलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी गंभीर बात है, सीरियस बात है, हमें स्वामी पेरियार जी का कहना मानना पड़ेगा। तो स्वामी पेरियार जी का कहना क्या था? स्वामी पेरियार जी का कहना था कि पार्लियामेंट का अधिवेशन तुरंत बुलाओ और पार्लियामेंट में नया कानून पास कराओ, और ये जो दलित आदिवासी का आरक्षण है, ओबीसी का भी आरक्षण है, इस आरक्षण को संविधान में बरकरार रखो, नया कानून बनाओ। तो नेहरू जी ने तुरंत पार्लियामेंट का अधिवेशन बुलाया। पार्लियामेंट में एक नया कानून बनाने के लिए विधेयक भी रखा गया और फिर संविधान में जो दुरुस्ती हुई, अमेंडमेंट, तो उस अमेंडमेंट की वजह से दलित आदिवासी का आरक्षण पूरे देश का बच गया और ओबीसी का भी आरक्षण बच गया। तो 1951 से दिल्ली की सरकार स्वामी पेरियार को डरती है, तो उसके बाद भी वो डरती रही। और ये जो था, चाहे हिंदी भाषा हो चाहे कोई भी हो, स्टालिन तक, देखो स्टालिन ने भी दिल्ली सरकार को बहुत बार डराया। नीट परीक्षा जो थी अभी, जो जिसमें पेपर लीक हो गए और अभी वो नीट परीक्षा रद्द हो गई, कैंसिल हो गई। तो ये जो नीट परीक्षा है, स्टालिन ने कहा कि ये नीट परीक्षा हमारे तमिलनाडु के स्टूडेंट नहीं देंगे, हम डायरेक्टली मेडिकल में एंट्री लेंगे। तो तमिलनाडु के स्टूडेंट को नीट परीक्षा नहीं देनी पड़ती है, वो सीधे मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेते हैं अपने मार्क और अपनी गुणवत्ता के हिसाब से। तो बहुत बार स्टालिन ने भी बहुत बार दिल्ली सरकार को डराया, धमकाया और
अपने लिए जो भी अच्छा है वो उन्होंने तमिलनाडु के लिए कर लिया। तो ये एकमात्र स्टेट है और ये एकमात्र स्वामी पेरियार जी की विचारधारा है कि जिससे दिल्ली सरकार डरती है। तो जब आरएसएस बीजेपी को ऐसा लगा कि डीएमके के खिलाफ लड़ने से कुछ नहीं होगा, एआईडीएमके के खिलाफ लड़ने से कुछ नहीं होगा, पॉलिटिक्स में उनके खिलाफ जाने से कुछ नहीं होगा, हमें स्वामी पेरियार की विचारधारा के खिलाफ लड़ना होगा। ये संघ बीजेपी ने देखा कि तमिलनाडु को हम तभी ब्राह्मण राज बना सकते हैं जब हम स्वामी पेरियार की विचारधारा के खिलाफ लड़ेंगे। तो कैसे लड़ेंगे भाई? क्या ब्राह्मणवाद से लड़ेंगे? वहां तो ब्राह्मणवाद पहले से खत्म हो गया है, तो किससे लड़ेंगे? तो आरएसएस बीजेपी ने सोचा कि जो हमने बिहार में किया लालू जी के खिलाफ, पासवान को मिसयूज किया, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के खिलाफ मायावती जी को मिसयूज किया क्योंकि उनकी वोट बैंक थी, पासवान जी की दलित वोट बैंक थी, मायावती जी की दलित वोट बैंक थी। अगर ये टूट जाए तो लालू और मुलायम खत्म हो जाएंगे, और वो हुआ भी वैसे। तो ये जो फॉर्मूला है, सक्सेसफुल फॉर्मूला आरएसएस बीजेपी के लिए, वही फॉर्मूला फिर उन्होंने तमिलनाडु में चलाया। उन्होंने केवल सिनेमा का हीरो नहीं चलेगा, उन्होंने देखा सिनेमा का हीरो तो होना चाहिए लेकिन वो दलित होना चाहिए। और देखो वो ढूंढने गए, एक उनको दो मिल गए। दो क्या मिला? वो ढूंढने गए सिर्फ दलित एक्टर को, लेकिन जब उन्होंने ढूंढा विजय को तो वो डबल फायदे में रह गए, क्योंकि विजय जो था वो केवल दलित नहीं था, वो क्रिश्चियन भी था, और तमिलनाडु में क्रिश्चियन लोगों की बहुत बड़ी वोट बैंक है। तो क्रिश्चियन वोट बैंक और दलित वोट बैंक, ये अगर दोनों एक साथ हो जाए तो तमिलनाडु की स्वामी पेरियार की जो पॉलिटिक्स है, क्रांतिकारी पॉलिटिक्स, ये हम विजय को यूज करके हम खत्म कर सकते हैं। तो उन्होंने विजय को पॉलिटिक्स में उतारा, उसने भी करोड़ों रुपए बांटे इस 2 साल में, 2021 से 2000 ये 2-3 साल में विजय ने लोगों को मदद करने के नाम से करोड़ों, और ये करोड़ों रुपए कहां से आए? देखो पॉलिटिक्स में कोई भी आदमी अपने पॉकेट से, खिस्से में से पैसे निकालकर कोई भी आदमी पॉलिटिक्स नहीं करता। पॉलिटिक्स जो चलती है वो सब कारखानदार, भांडवलदार, कैपिटलिस्ट जो है, जो अमीर लोग है, जो जमींदार लोग है, उनके पैसों से पॉलिटिक्स चलती है देश में। तो कोई अपने खिस्से में से खर्चा करेगा, कोई पॉलिटिक्स नहीं करता। विजय ने भी, आरएसएस बीजेपी ने विजय को बहुत करोड़ों रुपए दिए, और वो करोड़ों रुपए विजय ने अपने नाम से बांट दिए। लोगों में सहानुभूति ले ली कि भाई ये बहुत बड़ा मसीहा हमारा है, ये मेरी जाति का है, ये मेरे धर्म का है। तो इस कारण की वजह से क्रिश्चियन वोट बैंक और दलित वोट बैंक जो स्वामी पेरियार की विचारधारा की थी, उसे तोड़ने में आरएसएस बीजेपी विजय के नाम से सफल हो गए, और आज विजय तुमको चीफ मिनिस्टर दिख रहा है। तो अभी इसमें मैं एक बात कहूंगा कि ठीक है, वो तो आरएसएस बीजेपी वाले ब्राह्मणवादी है, वो तो अपना काम करेंगे, वो तो अपना काम करेंगे, लेकिन हमने हमारा काम किया क्या? नहीं किया। अगर 2021 में जब मुझे चेन्नई में चीफ गेस्ट कहकर मुझे बुलाया था एक प्रोग्राम में, 9th सोशल जस्टिस कॉन्फ्रेंस चेन्नई में हुई थी, 1 मई 2021, पूरे दिन भर की कॉन्फ्रेंस थी। उसमें वीरमणि और बहुत सारे दिग्गज लोग आए थे, पूरे देश से लोग आए थे, ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, आदिवासी। तो मैंने वहां क्या रखा उस सोशल जस्टिस कॉन्फ्रेंस में? मैंने वहां ये रखा कि पूरे देश में एकमात्र तमिलनाडु की डीएमके पार्टी है जो ओबीसी डोमिनेटेड पार्टी है, और ये जो ओबीसी नेता है डीएमके पार्टी के, इन्होंने अब तमिलनाडु के बाहर निकलना चाहिए, और कम से कम दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में जितने भी स्टेट है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वगैरह वगैरह, देखो ब्राह्मणवाद सबसे ज्यादा मजबूत
उत्तर भारत में है, उत्तर भारत, बिहार वगैरह उसमें है। लेकिन आज भी साउथ इंडिया में ब्राह्मणवाद इतना मजबूत नहीं है। तो ये जो साउथ इंडिया है, इसको अगर आपको बचाना है और आपके खेमे में उसको लेना है कांग्रेस से तोड़कर, तो आपको, जैसे बीजेपी ने राम रथ यात्रा निकालकर अपनी वोट बैंक बनाई हिंदू धर्म की, वैसे आप भी राम के खिलाफ में शंभुक, सीता, एकलव्य, रावण, ये जो बहुजनों की हीरो है, इन बहुजनों के हीरो की यात्रा निकालो राम के खिलाफ और पूरे साउथ इंडिया में घूमो, तो तुम्हारी बहुजनों की वोट बैंक केवल तमिलनाडु में नहीं, दूसरे राज्य में भी मजबूत हो जाएगी। ये मैंने कहा था। और ये मेरा जो स्पीच है, ये तमिलनाडु में जो एक ओबीसी वॉइस करके एक मैगजीन निकलता है, ओबीसी, उसके एडिटर करुणानिधि जी है। तो मतलब करुणानिधि जी मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, दूसरे जो LIC के ऑफिसर है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ओबीसी एम्प्लॉइज फेडरेशन, तो उसके वो प्रेसिडेंट है। वो ओबीसी वॉइस करके मैगजीन निकालते हैं, और उसमें मेरा ये स्पीच उन्होंने पूरा पब्लिश किया। देखो, तमिलनाडु के बहुत सारे जो DMK या DMK के जो नेतागण है, ये ओबीसी वॉइस मैगजीन पढ़ते हैं। उन्होंने मेरा स्पीच ओबीसी वॉइस मैगजीन में पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि एकमात्र ओबीसी मैगजीन तमिलनाडु में है, और वो DMK के सपोर्ट से चलता है। तो DMK के, कम से कम DMK के लीडर तो ओबीसी वॉइस मैगजीन पढ़ते हैं। उन्होंने मेरा स्पीच भी वहां पे पढ़ा होगा। और मैंने जो बताया था कि साउथ इंडिया में आप शंभुक, एकलव्य, सीता, द्रौपदी, रावण, इनकी यात्रा निकालो, ये भी उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन किया कुछ नहीं। अगर वो करते, अगर वो शंभुक, एकलव्य, इनकी यात्रा निकालते राम के खिलाफ में, क्योंकि देखो, ये जो एकलव्य है, ये कृष्णा के खिलाफ है, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है एकलव्य। ये जो शंभुक है, ये राम के खिलाफ में है, क्योंकि राम वर्ण व्यवस्था का समर्थक था, ब्राह्मणों का गुलाम था राम। तो शंभुक ने उसके खिलाफ विद्रोह किया। तो शत्रु शुंभ जो है शंभुक, उनकी यात्रा निकालने से राम का जो चरित्र है, वो चरित्र सामने आएगा लोगों के सामने। और ये वर्णवादी है राम, ब्राह्मणवादी है राम, ये लोगों को समझाना चाहिए। तो तभी वो राम का नाम छोड़ेंगे, और तभी वो बीजेपी का नाम भी छोड़ेंगे। लेकिन पूरे देश में, चाहे वो कांचीराम साहब हो, चाहे लालू जी हो, चाहे मुलायम जी हो, चाहे स्टालिन साहब हो, कोई भी हो, ये जितने भी दलित ओबीसी नेता है, ये कल्चरल स्ट्रगल करने के लिए बहुत डरते हैं। तमिलनाडु की जनता का तो सवाल ही नहीं, वो तो करते रहे, उनका डरने का सवाल ही नहीं, वो तो करते हैं, उनका चालू भी है। उन्होंने ब्राह्मणों को हिंदू मंदिरों से भगा दिया, ये भी बहुत बड़ा कल्चरल संघर्ष था, वो उन्होंने किया, तमिलनाडु की जनता ने, DMK ने किया, स्टालिन ने किया, वहां पे तो चालू है। लेकिन बाकी के देश में जो ओबीसी लीडर है, दलित लीडर है, वो कल्चरल स्ट्रगल करने से डरते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मणों से डरते हैं, RSS से डरते हैं, बीजेपी से डरते हैं। और फिर अगर आप RSS बीजेपी से डरते हैं, तो पेशवाई आनी ही आनी है। पेशवाई तो ढोल बजा के आएगी, चुपचाप नहीं आएगी, ढोल बजा के आ गई पेशवाई, ब्राह्मणवादी प्रतिक्रांति हो गई। और कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में आप देखेंगे कि किसी के मुंह को मटका बांधा है, किसी के पीछे झाड़ू बांधा है, और आप सब अनटचेबल हो जाएंगे, और बहुत बुरी हालत होने वाली है। दलित ओबीसी लोगों की बहुत बुरी हालत होने वाली है, पेशवाई से भी 100 गुना ज्यादा बुरी हालत होने वाली है। ये तो आज आज की तारीख में ये तो आप लिख लो। अगर ये अभी भी समय है, अभी भी इसको रोकना अगर है, तो हमें पूरे देश के जितने भी दलित लीडर, ओबीसी लीडर है, इन्होंने कल्चरल स्ट्रगल अगर उन्होंने शुरू किया, शुरू में मार खाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन करना होगा। आप मार खाओ लेकिन करो, नहीं किया
तो आपके अगली जो पीढ़ियां है वो सब मार खाएगी, वो सब मार खाएगी। तो उनको, अगली पीढ़ी को अगर बचाना है मार खाने से, तो आज मार खाओ और कल्चरल स्ट्रगल करो, राम के खिलाफ, कृष्णा के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ। तो ये आपको करना है। जी अगर आज भी करेंगे तो आज आप जीत सकते हैं, क्योंकि बहुजनों में बहुत बड़ी ताकत होती है और सबसे ज्यादा ताकत तो ओबीसी में है। देखो, ओबीसी जब तक जागरूक नहीं होता वो ब्राह्मणवाद का गुलाम होता है। ओबीसी जब तक जागरूक नहीं होता वो ब्राह्मणवाद का गुलाम होता है। लेकिन जब ओबीसी जागरूक हो जाता है और वो अपना नेता खुद चुन लेता है, तो वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ जी जान से लड़ता है, जैसे जी लालू लड़ तो रहे सर, थे। जी तो काफी लंबा वीडियो हो रहा है सर, और भी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन सर ने जो जानकारी दी काफी विधिवत, आपने बहुत सारे धागे खोले जो अभी जिस तरह वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ और नई पार्टी 2024 में जो बनी वो 2 साल में उसने वो सरकार में आ गई, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सर ने बताया कि कैसे एजेंडे के तहत इनको बनाया गया है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में और दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी जवाब दीजिए। और सर ने जो बातें कही कि कल्चरल रेवोल्यूशन, कहीं न कहीं वो बातें नज़र भी आ रही है कि अगर आप आज उठकर जिस तरह ब्राह्मणवादी लोग और मनुवादी लोग जिस तरह सड़कों पे संघर्ष करते हैं अपने विचारधारा को स्थापित करने लिए, तो ओबीसी, एससी-एसटी के जो नेता हैं, जो जिनको लोग अपना लीडर समझते हैं, अगर वो इनके विरोध में, जैसे सर ने कहा कि एकलव्य वध या क्लब का जिस तरह अंगूठा काटा गया या शंभू का वध, तो ये सब बातें लोगों को बतानी होगी। तो साथियों, आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और सर ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या राय है? सर, और सर से नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करेंगे। सर बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण धन्यवाद। जानकारी देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ठीक सर।